हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी क्लासेस थी, जो आप लोगों के चैप्टर थे रिलेटेड, उसमें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर थे, वो मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए हैं। बस आप लोगों को जरूरत है उसको पढ़ने की। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर से आप लोग पास हों, अच्छे नंबर आए, रिजल्ट 90 के ऊपर बने, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जितने भी अब दिन बचे हुए हैं, लगभग 15 से 20 या 25 दिन जो भी बचे हुए हैं, देखिए वैसे तो करेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अनुमानतः 15 जनवरी मैंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को शुरू हो जाएंगे। तो जितना भी समय आप लोगों के पास बचा है, ये आप लोगों का कीमती समय है, आप लोग इसमें से अच्छे से पढ़ाई करें। तो जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ाए गए, साथ ही साथ मैंने बताया था कि कुछ हमारे पवन सीरीज में कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, आप लोगों से बातें करूंगा। तो एक एक करके देखिए, जो कुछ क्वेश्चन ओरल होंगे बताने वाले, कुछ रिटन होंगे, तो आप लोगों को एक एक करके बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न में बात करेंगे। कह रहे अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो वे संख्याएं जो केवल एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हों या स्वयं से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 1, 3, देखिए एक जो होती है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो आप उसे नहीं लिखेंगे। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, ये संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट सकती हैं या फिर एक से डिवाइड होगी। ठीक है, इनके अतिरिक्त देखिए एक और भी संख्या होती है 2। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये संख्या कैसी है? सम है और अभाज्य है। तो सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त कोई भी जो सम संख्या होगी वो अभाज्य नहीं होगी, वो भाज्य कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भाज्य संख्याएं क्या है? तो ठीक है, भाज्य संख्या देखिए ऐसी संख्याएं जो एक से नहीं, स्वयं से। कह रहा है ऐसी संख्या जो एक से ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो एक से कटे, एक से के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से भी कट जाएं, जैसे 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7 किसी से भी कट जाएं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या एक मोटी बात आप लोग समझ लीजिए, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या के पहाड़े में आ जाएं, वो संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। और उनके इकाई पर 6 हो, 8 हो, 0 हो, ये नंबर भी एक मोटी पहचान होती है। इनके अतिरिक्त भी देखिए, इनके अतिरिक्त भी जैसे 15 है। अब ये मत सोचिएगा जैसे हमने कह दिया कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या भाज्य कहलाएगी। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि संख्या में देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो क्या भाज्य नहीं? ये भी भाज्य है। तो ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी नंबर से, जैसे 2 से, 3 से, 4 से, किसी भी नंबर से कट जाएं, बट कट जाएं, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए समापवर्त क्या है। कह रहे वह संख्या अथवा व्यंजक 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जो कोई भी नंबर हो जो 2 दिए गए नंबरों से डिवाइड हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? समापवर्तक कहलाता है। जोड़ क्या है? गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। जोड़ क्या है? कोई संख्याएं दी हुई हैं, उनको लगातार जो है बढ़ाना क्या कहलाता है? गिनती। जैसे 1 है, 1 के बाद कितना आ गया? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे गिनतियां होती हैं। तो लगातार गिनतियों को आगे बढ़ाना जोड़ कहलाता है। ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इस तरीके से संख्याओं को जोड़ना, आगे बढ़ाना जोड़ कहलाता है। ठीक है, कह रहे जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या से में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए ओरल है, मैंने बताया था, समझते जाइएगा कि जब हम किसी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं, जब किसी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं, तो देखिए आप लोगों को बताया गया था a + 0 क्या हो जाता है? a हो जाता है। क्योंकि 0 का मान 0 शून्य होता है, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तो किसी भी संख्या के साथ जब हम कुछ जोड़ेंगे नहीं तो हमें क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या के साथ 0 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, ये आप लोग लिखेंगे। कह रहे गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है? तो गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण क्या है? पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन संक्रिया का संवरक प्रगुण है। देखिए पूर्ण संख्या के बारे में हमने बताया था कि कोई पूर्ण संख्या जैसे 5 है और इसकी गुणा किसी दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा कराएंगे, तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या से गुणा कराने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। और कोई मान लीजिए अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हमारे पास 1/5 लिखी, उसकी 5 से गुणा कराएंगे, तो ये तो हमारी पूर्ण संख्या है नहीं,
तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मैंने जो बात कही है कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा कराएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसमें भी देखिए 5 5 कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा, ये भी पूर्ण संख्या है। प्राप्त तो यहां से भी हो जाएगी, लेकिन हमको अपने थ्योरी जो है हमको अपने टॉपिक के हिसाब से चलनी है लेकर, तो उसके हिसाब से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भाग की संक्रिया को समझाइए। भाग की संक्रिया को समझाइए। कह रहे भाग की संक्रिया गुणा की विपरीत होती है। भाग की जो क्रिया होती है वो गुणा के क्या होती है, विपरीत होती है। देखिए जैसे 4 की गुणा हम 5 से कराएंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक है, ये हमने गुणा कराया। अब देखिए इसी प्रक्रिया को 20 को हम 4 से भाग कराएंगे तो 5 आएगा, और 20 को 5 से अगर भाग कराएंगे तो 4 आएगा। तो जो गुणा है, ये जो भाग की क्रिया है, ये गुणा की क्या होती है, विपरीत। देखिए सेम डिजिट यूज किए गए तीनों लाइनों में, लेकिन आप लोगों को यह याद रखना है कि जो गुणा होता है उसका विपरीत जो होता है वो भाग कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। तुम लोग संख्याओं को पढ़ते हो, समझते हो। जैसे मैंने कह दिया कि ये कितना लिखा हुआ है, तो तुमने बताया कि 325 लिखा है। ठीक है, ये लिखा है 250। अब हमने पूछा कितना लिखा है, किसी बच्चे ने बताया 220 लिखा है, तो इसका मतलब उसको संख्या पद्धति का ज्ञान नहीं है, उसको संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है, वो संख्याओं को नहीं जानता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि संख्या पद्धति का मतलब है संख्याओं को जानना। जो बच्चे संख्याओं को जानते हैं यानी कि उनको संख्या पद्धति का नॉलेज है। ठीक है, आगे देखिए, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं, तो गुणन का तत्समक अवयव, देखिए मैंने अभी इसके बारे में बात की थी। जैसे कोई नंबर है, उसके तत्समक अवयव को जब उल्टा विपरीत से उसकी गुणा कराते हैं तो उसका अवयव, तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। इस तरीके से कोई भी नंबर, मान लीजिए 20 है, उसका विपरीत है 1/20, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये गुणा का है। देखिए योग का होगा तो बात अलग होगी, गुणा का होता है तो चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग थोड़ी धीरे धीरे बात करिएगा और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी कॉपी और पेन ले लीजिएगा, ताकि कोई चीज अगर लिखने वाली है, समझने वाली है, तो आप लिखकर समझिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे साहचर्य प्रगुण क्या है। साहचर्य प्रगुण मैंने बताया था आप लोगों को, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेते हैं, योगफल पे कोई असर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में या योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। देखिए जैसे 3, 5 और 7, ये 3 संख्याएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, 2 का योग समूह बनाएंगे और 7 को अलग रखेंगे, तो 5 और 3 8 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का योग कर देंगे, 5 3 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। यही कहना चाहता है ये कि जो साहचर्य नियम है उसमें अगर आप पहले आप 2 का समूह बना लीजिए, समूह बनाने के बाद जोड़ दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो पूर्ण पहले जो हमारे पास संख्याएं दी हुई उनके योग करने में उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन है। प्राकृतिक संख्याएं, कह रहे गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जब हम किसी चीज की गिनती करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, 1 से। देखिए 1 2 3 ऐसे गिनते हैं ना, 5, तो हम जब गिनतियों को गिनते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरू होकर आगे चलती चली जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, कह रहे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। 2 संख्याएं बताई थी मैंने, एक है प्राकृतिक संख्या और दूसरी है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होकर के आगे तक जाती है, और पूर्ण संख्या वो है जो 0 1 2 3 इस तरीके से शुरू होती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे देखिए, पूर्णांक क्या है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है, ऐसा नहीं कि पूर्णांक वही संख्या है जो 0 से शुरू होकर आगे तक जाती है, ऐसा नहीं। उसमें माइनस में भी अगर कोई नंबर लिखे हुए हैं, देखिए इस तरीके से, तो ये नंबर भी पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, धन में होगी तो धनात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक है, और देखिए एक ऐसे कभी प्रश्न आ भी जाता है कि जैसे बहुत सारी संख्याएं लिखी होती, -5 -2 0 और 4, तो आप लोगों को बता दें जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें भी एक इस तरीके से क्वेश्चन आया था और पूछा गया बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, सवाल में क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाती है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये पूछा सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे छोटा पूर्णांक। अब हर बच्चा सोचता है 0 सबसे छोटा होता है, तो वो क्या करते हैं, 0 तो सबसे छोटा होता है, सबसे नीचे 0 ही होता है।
तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, 0 देखिए पूर्णांक माइनस में भी होगा तब भी वो पूर्णांक ही कहलाएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक जो होगा माइनस में अगर है तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे, 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं। धन पूर्णांक तो कोई भी नंबर देखिए कोई भी नंबर लिखा हो, 1 से शुरू होकर के कोई भी नंबर लिखा होगा वो धन पूर्णांक ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 10 है, 40 है, 100 है, ये नंबर कैसे नंबर कहलाएंगे, धन पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, धन पूर्णांक वो नंबर होता है जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता। अगर मान लीजिए कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जैसे +1, +20, +50, ये नंबर लिख दिया जाए तो ये नंबर भी धन पूर्णांक ही कहलाएंगे। ठीक है, ये नंबर भी धन पूर्णांक कहलाएंगे। और इसके बाद बात आएगी ऋण पूर्णांक की। देखिए ऋण पूर्णांक ऐसे नंबर जिनके आगे देखिए माइनस का निशान लगा होता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है वो नंबर क्या कहलाते हैं, माइनस के पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन गिनतियों में चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, ठीक है, प्लस का निशान लगा हो या फिर ना लगा हो, वो धन पूर्णांक की ही श्रेणी में आते हैं। और अगर माइनस का निशान लगा हुआ है तो ऐसे पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, करें दो परिमेय संख्याओं पी क्यू तथा आर बटा क्यू का योगफल क्या होगा। देखिए करें दो परिमेय संख्याएं हैं पी बटे क्यू, और इसके पहले देखिए आप लोगों की जब क्लास हुई थी तब मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, जहां पर पी बटे क्यू के रूप में कोई संख्या लिखी होती है और क्यू का मान आर 0 नहीं होता। ठीक है, 0 नहीं होता, वो संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है। कह रहा है पी बटे क्यू और आर बटे क्यू को जोड़िए। ठीक है, तो परिमेय संख्या भिन्न के रूप में जब भी लिखी होगी तो आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए हर बराबर है, क्या हो जाएगा P प्लस आर बटे क्यू। ठीक है, यहाँ पर P बटा क्यू आर बटे क्यू, तो क्या हो जाएगा P प्लस आर बटे क्यू। यहाँ पर कोई पूर्णांक तो है नहीं, इसलिए नंबर इतना ही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है संवरक नियम क्या है। संवरक नियम, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, यही संवरक नियम है। ठीक है, तो अगर कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक देखिए मैंने ये बताए थे आप लोगों को धन पूर्णांक। ठीक है, अगर हम धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक धन पूर्णांक ही होगा। ठीक है, नियम ये कहता है ये दो धन पूर्णांकों को जोड़ दिया जाए तो उनका योग भी धन पूर्णांक ही होता है। तो ये आप याद रखेंगे, यही संवरक नियम कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए साहचर्य नियम, कह रहे ये तीन पूर्णांक जैसे 3, 5 और 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होता है जो 5, 8 के योग में 3 को जोड़ने पर होता है। तो इसको कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए। तो 3 देखिए हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीन संख्याएं देखिए 3, 5 और 8, और क्या कह रहा है इनको साहचर्य नियम से हल करके दिखाना है। क्या हो जाएगा 3 + 5 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 5 + 8। ये देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से देखिए 3 + 8 और 5 को जोड़ देंगे 13, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 3 16। ठीक है, सिद्ध करके दिखाना था कि इनको साहचर्य नियम से जोड़ने पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो जाएगा 16 बराबर 16। अब देखिए रूल क्या होता है, a + b + c बराबर a + b + ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 3 और 4 अनुपात, देखिए सबसे पहले अनुपात समझिए। अनुपात क्या होता है, अनुपात देखिए ये दो बूंदियां होती हैं। ठीक है, ये दो बूंदी विसर्ग, हिंदी में इसको विसर्ग कहते हैं और इसको गणित में क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो हमारे पास दो नंबर हैं 3, 4 और इनको कह रहे हैं अनुपात में लिखिए, तो क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, इस तरीके से इनको लिख देंगे तो ये 3:4 हो जाएगा। देखिए एक एक नंबर के सवाल आते हैं मैथ में, छोटे छोटे प्रश्न, आपको बस क्या होता है लिखना पड़ता है। ओरल तो बताना नहीं कि आपने ओरल बता दिया हो गया, ओरल नहीं बताना, आपको बस क्या करना है ऐसे लिख करके बता देना। कह रहे दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। कह रहे दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 5:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3, प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए।
तो सिंपल सी देखिए बात है, जो पहले लिखा है वो प्रथम पद है और जो बाद में लिखा है वो द्वितीय पद है। तो दो ही बातें पूछ रहा है, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद कितना हो जाएगा 5 और द्वितीय पद कितना हो जाएगा 3। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये गारंटी है मेरी कि जो जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती है पेपर में जरूर आएंगी। ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपने पढ़ लिया पेपर में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पास होने की गारंटी है मेरी, आप लोग बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए समानुपात किसे कहते हैं, कह रहे दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने देखिए बताया था 3:4, 3:4 और इधर लिख दिया जाए 6:8। तो दो अनुपात हैं, उनको जब पास पास लिखा जाता है तो इस प्रकार से ये निशान लगाया जाता है, 4 बूंदी लगाई जाती हैं ऊपर नीचे, और ये हमारी जो 4 बिंदियां हैं इनको समानुपात कहते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात समान होते हैं, जब दो अनुपात समान होते हैं तो हम उसको समानुपात कहते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो 4 डॉट के इस तरीके से बिंदु होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा समानुपात के दो भेद बताइए, समानुपात के दो भेद बताइए। एक होता है सरल अनुपात, ठीक है, अनुपात के दो कौन कौन से होते हैं, सरल अनुपात और मिश्र अनुपात। नंबर 2 क्या है, मिश्र अनुपात। ठीक है, थ्योरिकल भी क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 नंबर का पेपर ऐसा नहीं सब सवाल ही आ जाते हैं, सवाल ही आप लोग हल कर देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं। सवाल के साथ साथ भाषा भी आप लोगों से पूछी जाती है, परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप लोग हर चीज को ध्यान रखेंगे। कह रहा है सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं, अगला क्वेश्चन है सजातीय व्यंजक किन्हें कहते हैं। एक ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, x हो, सजातीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुपद व्यंजक में दूसरा चर नहीं होता। देखिए जैसे लिखा है 3x² + 5x + 2। ठीक है, तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये कैसा व्यंजक कहलाता है, सजातीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ये सही होगा। अब देखिए 3x² + 5y + z लिखा हो, इस तरीके से लिखा है, तो क्या ये सजातीय व्यंजक कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार का व्यंजक सजातीय व्यंजक नहीं कहलाता, जिसमें एक ही चर का प्रयोग किया जाता है वो सजातीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, खरा समीकरण क्या है, देखिए आप लोगों को समीकरण और सरसंख्या में अंतर भी पढ़ाया गया था अपने पिछले टॉपिक में, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया उसमें बताया कि एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजी व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्ष का मान समान होता है। ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3x + 5 = 12। अब इसको देखिए हल कर देंगे, हल कर देंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो इस व्यंजक को क्या कर देगा, बराबर कर देगा, बैलेंस कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। सर्वसमीका क्या होती है, चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो सर्वसमीका संबंध कहलाता है। सर्वसमीका में क्या होता है, दोनों पक्ष बराबर होते हैं, सर्वसमीका संबंध कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है AB + AC + AD के गुणनखंड कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, लिखा हुआ है AB + AC + AD, कह रहा है क्या गुणनखंड कीजिए। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तीनों पदों में एक पद ऐसा है जो कॉमन है, एक व्यंजक कॉमन है, क्या है वो A। यहां पर देखिए तीनों में A लिखा हुआ है, तो A क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां पर बचेगा B + C + D। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, A कॉमन ले लेंगे, B + C + D हो जाएगा। आगे देखिए 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए, कह रहा है 9x² - 64। देखिए ये संख्या स्क्वायर में है, यहां पर क्या लिखा जाएगा, 9x² - 64 को क्या लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 9x। ठीक है, 9x² है तो 9 को भी चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x - 8 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - +8। ठीक है, ये सूत्र क्या हो जाएगा, a² - b² पढ़ाया गया सर्वसम का, a + b a - b। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 8 3x + 8। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक आप लोगों की डीएलएड सेकंड सेमेस्टर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज आप लोगों को धीरे धीरे करके मैं पढ़ाऊंगा और हर क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया जाएगा जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में आप लोगों के अपने भविष्य की वीडियो। तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए